हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सितंबर माह के करंट अफेयर को, जो कि इस विजन आईएएस की मैगजीन पर आधारित है। इसमें अभी तक हमने दो मेजर टॉपिक, पहला टॉपिक आता है राज्य व्यवस्था एवं पॉलिटी से संदर्भ में पढ़ा, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर दूसरा टॉपिक कवर किया हो। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो थर्ड टॉपिक है, जो कि इकोनॉमी रहेगा। इकोनॉमी के संदर्भ में जानेंगे कि क्या क्या इसके संदर्भ में है। तो चलिए देखते हैं कि इकोनॉमी से रिलेटेड सबसे पहले तो टॉपिक के बारे में जान लेंगे कि आज किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, और ये भी जानेंगे कि इकोनॉमी से इस सितंबर माह के करंट में अफेयर में कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले तो देखते हैं, ये आता है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी के संदर्भ में जानते हैं कि यह भारत में सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेशन इन इंडिया के बारे में है, पहला टॉपिक आता है। फिर आता है सीमा पार भुगतान, तीसरा आता है कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में, चौथा आता है क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनिमय, पाँचवें नंबर का टॉपिक आता है उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन। फिर 6 नंबर का जो टॉपिक आता है वह आता है भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन, कृषि का डिजिटलीकरण, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, अंतर्देशीय जलमार्ग, और जो 10वां टॉपिक है वह पीएम विश्वकर्मा योजना। फिर आता है संक्षिप्त सुर्खियाँ, जो संक्षिप्त सुर्खियाँ के अंतर्गत आती है पहली G20 सतत वित्त कार्य समूह की 4वीं बैठक संपन्न हुई। फिर दूसरा आता है इसके अंतर्गत दूसरी सुर्खी के बजटीय आधार उधारियाँ। फिर आता है भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार। फिर आती है इसकी जो टॉपिक कि घरेलू वित्तीय बचत। फिर आता है मौद्रिक नीति संचरण। फिर आता है बेसल थर्ड कैपिटल फ्रेमवर्क, बैंकिंग प्रणाली में तरलता, चल निधि की कमी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ग्रेशम का नियम, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप। फिर आता है ऋण बाजार, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट के लिए उत्पादन से समृद्ध प्रोत्साहन, तकनीकी वस्त्र और भारत के उभरते प्रौद्योगिकी केंद्रों पर रिपोर्ट। इसके संदर्भ में ये प्रमुख पॉइंट है। साथ ही साथ इसमें आता है जैसे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के विकास के लिए ई-कॉमर्स का लाभ उठाना, भारत में फास्फोरस की उपलब्धता कम हो रही है, एशियाई प्रीमियम के बारे में, समर्पित कोयला गलियारे के बारे में, कोयला लिंकेज का युक्तिकरण। फिर आता है इसके अंतर्गत ये प्रमुख ही टॉपिक आते हैं। तो ये सुर्खियों में रहे कुछ टॉपिक है, और जो इसके मेजर टॉपिक है इसके संदर्भ में है। चलिए तो ये हमने अब टॉपिक देख लिया, तो अब हम इनके इकोनॉमी के पोर्शन को देखते हैं कि इससे रिलेटेड फुल डिटेल में विस्तृत में चर्चा करते हैं। हमारा आज की इस क्लास के अंतर्गत पहला टॉपिक आता है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान। तो सबसे पहले तो हम सकल घरेलू उत्पाद के बारे में जानते हैं कि होता क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद एक विशेष समयावधि, जो कि 1 वर्ष या तिमाही में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं जिन्हें अंतिम उपभोक्ता खरीदता है कि कुल मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो ये क्या होता है जीडीपी, कि एक विशेष समयावधि में 1 वर्ष या तिमाही में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहलाता है। आप जानते हैं कि यह सुर्खियों में क्यों रहा है, कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने अप्रैल-जून 2023 के जीडीपी डेटा की सटीकता पर चल रहे विवाद का स्पष्टीकरण जारी किया हुआ है। इससे संबंधित अन्य तथ्य देखते हैं। सबसे पहले कि अप्रैल-जून 2023 के लिए भारत के आधिकारिक जीडीपी के आंकड़े की गणना आय या उत्पादन विधि का उपयोग करके की गई थी। भारत की वास्तविक जीडीपी अप्रैल-जून में 7.8% की दर से अप्रैल-जून में 7.8% की दर से बढ़ी हुई है। यह आंकड़ा पिछली 4 तिमाहियों में सर्वाधिक रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण सेवा क्षेत्र में दोहरे अंश की वृद्धि दर रहा है। गौरतलब है कि सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है वह 56% होती है। आलोचकों के अनुसार जीडीपी के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं, क्योंकि ये जीडीपी समृद्धि दर पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को सटीक रूप से प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब आता है जीडीपी की गणना की विधियों के बारे में। इसके अंतर्गत जीडीपी की गणना जो है वह 3 विधियों के आधार पर की जाती है, जिसमें पहली आती है उत्पादन या मूल्य वर्धित विधि, दूसरी आती है आय विधि, और तीसरी आती है व्यय विधि। चलिए तो एक एक करके तीनों को विस्तृत में जानते हैं। सबसे पहली विधि आती है उत्पादन या मूल्य वर्धित विधि। इस विधि के उत्पादन में प्रत्येक चरण में हुए मूल्य वर्धन को जोड़ा जाता है।
कुल बिक्री में से उत्पादन प्रक्रिया की मध्यवर्ती इनपुट मूल्य को घटाकर मूल्यवर्धन प्राप्त होता है। और सरल शब्दों में कहा जाए तो प्रारंभिक लागत के अलावा उत्पादन के प्रत्येक चरण में किसी वस्तु के मूल्य में हुई वृद्धि का मूल्यवर्धन कहा जाता है। अब आता है आय वृद्धि के मामले में कि इस विधि के अंतर्गत उत्पादन के सभी कारकों द्वारा अर्जित कुल आय का मापन किया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारकों द्वारा अर्जित आय में शामिल होती है और श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी, भूमि से अर्जित किराया, ब्याज के रूप में पूंजी पर मिलने वाला लाभ या रिटर्न कॉर्पोरेट लाभांश के अंतर्गत आता है। अब आती है इसी के अंतर्गत और देखते हैं कि वस्तुओं के उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसके उपयोग किए जाने के वाले संसाधन उत्पादन के कारक कहलाते हैं और इसमें 4 प्रकार के होते हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा होता है उद्यमिता और चौथा होता है पूंजी। फिर आती है हमारी नेक्स्ट विधि, मतलब जो व्यय विधि है उसके अंतर्गत आती है, जिसमें कि इस विधि में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं पर सभी इकाइयों द्वारा किए गए कुल व्यय का मापन किया जाता है। आदर्श रूप से उपयुक्त तीनों विधियों से समृद्धि दर समान होनी चाहिए। हालांकि डेटा के संग्रह और उसके प्रसंस्करण में भिन्नता के कारण इन तीनों विधियों के अक्सर अंतर होते हैं आ जाते हैं और अंतरिम गणना करते समय इस अंतर का ध्यान रखना होता है और यह भिन्नता अक्सर सांख्यिकी विसंगति के कारण होती है। तो इसके संदर्भ में इसको मापने की जीडीपी को मापने की ये 3 प्रमुख विधियां हैं। चलिए तो देखते हैं कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना के बारे में, कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना किस तरीके से होती है। तो बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना की भी 3 विधियां हैं, जैसे उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। जिसमें उत्पादन विधि वो होती है जो मूल्य वर्धित विधि होती है, आय विधि में वितरण होता है और व्यय विधि में खर्च होता है। तो उत्पाद विधि के अंतर्गत सबसे देखते हैं कि इसमें पहला नंबर पर आता है जैसे निबल अप्रत्यक्ष कर होता है, फिर निर्यात पूंजी का उपयोग होता है, साधन लागत पर प्राथमिक क्षेत्रक के मूल्य में निबल वर्धन होता है, साधन लागत पर द्वितीयक क्षेत्रक में निबल मूल्य वर्धन होता है, फिर साधन लागत पर तृतीयक क्षेत्रक में मूल्य वर्धन होता है और फिर जीडीपी मार्केट प्राइस पर इसका अनुमान लगाया जाता है। फिर आता है इसके आय विधि विवरण पर कि निबल अप्रत्यक्ष कर होगा, नियत पूंजी का उपयोग होगा, कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति होगी, परिचालन संबंधी अधिशेष होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की मिश्रित आय होगी और इसके साथ ही वह जीडीपी को मार्केट प्राइस पर आती है। फिर आता है इसकी जो तीसरी विधि है वह आती है व्यय विधि, जिसमें निजी अंतिम उपभोग व्यय होगा, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय होगा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण होगा। फिर आता है वस्तुओं एवं सेवाओं का निबल निर्यात होगा और इसमें जीडीपी को मार्केट प्राइस पर दिखाया जाएगा। अब आता है इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं कि एनएनपी या एनआई के संदर्भ में कि इसका अनुमान निम्नलिखित फॉर्मूले से लगाया जाता है। एनएनपी या एनआई में जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस ह्रास होता है माइनस निबल अप्रत्यक्ष कर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसके अंतर्गत ये शामिल होता है। तो इसके फॉर्मूला ये लगाया जाता है, इस फॉर्मूले के अंतर्गत इस पर कार्य किया जाता है। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पर भारत में जीडीपी की गणना की मौजूदा विधियों के बारे में देखते हैं कि भारत में जीडीपी की गणना की आय विधि रियल और नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी अपस्फीति कारक होती है। तो सबसे पहले तो आती है आय विधि। आय विधि के संदर्भ में जाने कि भारत सरकार के द्वारा आर्थिक समृद्धि की गणना के लिए वर्षों से आय विधि का उपयोग किया जा रहा है, वर्षों से आय विधि का उपयोग कर रही है। रियल एंड नॉमिनल जीडीपी के अंतर्गत आता है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा स्थिर कीमतों और चालू कीमतों के आधार पर प्रत्येक 3 माह में सकल मूल्यवर्धन गणना करता है। रियल जीडीपी की गणना के लिए स्थिर कीमतों और नॉमिनल जीडीपी की गणना के लिए मूल्य कीमतों का उपयोग किया जाता है। जीडीपी अपस्फीति कार्य में कि जीडीपी अपस्फीति कारक मुद्रास्फीति की एक माप होती है जो अंतर्निहित मूल्य स्फीति कारक भी कहा जाता है। यह रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का अनुपात होता है और यह अनुपात बताता है कि उत्पादन में वृद्धि के बजाय उच्च कीमतों में के चलते जीडीपी में किस सीमा तक वृद्धि की गई है। नॉमिनल जीडीपी की गणना करते समय मुद्रास्फीति का ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि रियल जीडीपी की गणना में इसका ध्यान रखा जाता है। यही कारण होता है कि नॉमिनल जीडीपी अक्सर रियल जीडीपी से अधिक होती है। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि जीडीपी की गणना की वर्तमान पद्धति में चुनौतियों के बारे में जानते हैं। तो जिसके अंतर्गत पहली चुनौती आती है डेटा की सटीकता के संदर्भ में।
जीडीपी की गणना उपलब्ध डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करती है, जो अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों के पुराने डेटा आर्थिक गतिविधियों को गलत तस्वीर पेश करती है। इसके अलावा भारत में जीडीपी समृद्धि दर की घोषणा करने का चक्र 3 साल तक चलता है और प्रभावी रूप से एक वित्तीय वर्ष का सटीक डेटा 3 वर्ष के अंतराल के बाद होता है। असंगठित क्षेत्र के लेखांकन के संदर्भ में इसकी चुनौती को देखा जाए तो इसकी चुनौती को वर्तमान में जीडीपी गणना पद्धति के संगठित क्षेत्र के डेटा के उपयोग असंगठित क्षेत्र हेतु प्रॉक्सी के रूप में किया जाता है। फिर आती है इसकी तीसरी चुनौती कि जीडीपी गणना करते समय कुल गतिविधियों को बाहर रखना, कि मौजूदा समय में सभी उत्पादक गतिविधियों को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए अवैतनिक कार्य जैसे घर में या स्वयंसेवकों द्वारा किया गया कार्य और कालाबाजारी संबंधी गतिविधियां जीडीपी में शामिल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह की गतिविधियों का सटीक मापन और मूल्यांकन करना कठिन होता है। अब आता है कि विकास के मापन के लिए जीडीपी एक अच्छा संकेतक क्यों नहीं है। इसके संदर्भ में पहला आता है कि जीडीपी समृद्धि दर के आंकड़े जो होते हैं वह भ्रामक भी हो सकते हैं। जीडीपी समृद्धि दर किसी देश के समग्र जीवन स्तर या कल्याण की तस्वीर पेश नहीं करता है और शांति, पर्यावरण संरक्षण या पारिवारिक जुड़ाव सहित कई प्रमुख कारकों की गणना जीडीपी के जरिए नहीं की जाती, क्योंकि इनका आर्थिक मूल्य ज्ञात करना संभव नहीं होता। दूसरा आता है सामाजिक क्षति का समावेश होना, कि सामाजिक नुकसान से होने वाले आय की भी गणना होती है, जिसमें यदि किसी कारण से समाज को क्षति पहुंचती है और उसमें कोई आर्थिक गतिविधि होती है तो इसे जीडीपी की गणना में शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी ट्रेन दुर्घटना में ट्रैक की मरम्मत, चिकित्सा बिल और अंतिम संस्कार आदि में आने वाली लागत के कारण 1 अरब रुपये की आर्थिक गतिविधियां होती हैं तो भी जीडीपी की गणना में ऐसी आर्थिक गतिविधियों को सेवा क्षेत्र को हुए लाभ में शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि इससे 1 अरब रुपये कारोबारी होता है। सामाजिक या पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल न करने के संदर्भ में देखा जाए कि इसके अंतर्गत क्योंकि इसमें लोगों के जीवन के सामाजिक पहलुओं और प्राकृतिक पूंजी का लेखा जोखा शामिल नहीं होता है, जैसे उदाहरण के लिए स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता, अवकाश के लिए समय की अवधि आदि होता है। अब आता है आगे की राय में देखते हैं पहला नंबर पर आता है कि समय समय पर आधार वर्ष को अपडेट करना, कि जीडीपी की सटीकता बनाए रखने के लिए आधार वर्ष को नियमित रूप से अपडेट करते रहना चाहिए। गौरतलब है कि वर्तमान समय में जो आधार वर्ष है जो 2011-12 में है, जो कि 1 दशक से भी अधिक पुराना हो चला है। अब आती है दूसरा, दोहरी अपस्फीति का होना डबल डिफ्लेशन का होना। जीडीपी की गणना दोहरी अपस्फीति को शामिल करने के लिए एक उचित कदम उठाया जा सकता है। दोहरी अपस्फीति में प्रासंगिक आउटपुट और इनपुट संबंधी मूल्य कारकों का इस्तेमाल करके आउटपुट और इनपुट के लिए मुद्रास्फीति की अलग अलग गणना की जाती है। सटीक या ठोस डेटा होना, कि इसमें समय पर डेटा संग्रह और भंडारण और प्रोसेसिंग, विशेष रूप से बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नवीन तकनीकों की मदद से जीडीपी के अनुमान की सटीकता बढ़ जाती है। और उत्पादक गतिविधियों के मापन के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें किसी अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक गतिविधियों को जीडीपी आंकड़ों में शामिल किया जा सकता है और इन गतिविधियों के सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन जैसे स्वैच्छिक कार्य, अवैतनिक घरेलू कार्य आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सीमा पार भुगतान के बारे में, कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट क्या होता है, इसके संदर्भ में जानेंगे और वर्तमान में इससे रिलेटेड क्या मुद्दे रहे हैं उनके बारे में विस्तृत में जानते हैं। हाल ही में नवीन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए G20 टेक स्पिरिट 2023 का आयोजन किया गया। इन समाधानों का उद्देश्य सीमा पार भुगतान में सुधार लाना होता है। अन्य संबंधित तथ्यों के बारे में देखते हैं कि G20 टेक स्पिरिट 2023 यह भारतीय रिजर्व बैंक और BIS इनोवेशन हब का एक संयुक्त पहल होती है। G20 टेक स्पिरिट वस्तुतः G20 प्रेसिडेंसी और BIS इनोवेशन हब की बीच एक संयुक्त पहल होती है। G20 देशों में सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने की सहमति व्यक्त की जाती है और G20 रोडमैप में भी इससे बढ़ावा देने का उल्लेख किया जाता है। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत में सीमा पार बिल भुगतान की सुविधा का विस्तार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में भी भारत बिल भुगतान प्रणाली की शुरुआत करने का प्रस्ताव किया गया। अब जानते हैं सीमा पार भुगतान के बारे में क्या क्या होता है। यह एक प्रकार का वित्तीय लेन देन होता है। इसमें एक प्रकार का वित्तीय लेन देन होता है जो वित्तीय व्यवसायों व्यक्तियों के बीच होता है और इस प्रकार के लेन देन में प्रेषक और प्राप्तकर्ता अलग अलग देशों में स्थित होते हैं। 2023 में सीमा पार भुगतान बाजार का मूल्य लगभग 190 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान होता है। साथ ही 2023 तक इसे 290 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना होती है।
अब आता है सीमा पार भुगतान के सामान्य प्रकार के बारे में जानते हैं। इसमें प्रकार और कार्यप्रणाली के संदर्भ में जानते हैं। प्रकार में आता है पहला कि इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र के बारे में जाने, तो इसके अंतर्गत इसमें प्रेषक किसी दूसरे देश के प्राप्तकर्ता को पैसे भेजने के लिए अपने बैंक को निर्देश देता है। जैसे उदाहरण के लिए स्विफ्ट कोड का उपयोग कर एक बैंक से किसी अन्य देश में स्थित दूसरे बैंक में धन का हस्तांतरण करना। फिर आता है दूसरा डिजिटल वॉलेट का होना, कि इसमें पेपॉल, गूगल पे, एप्पल पे जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जाता है, हालांकि ये छोटे लेन देन के लिए ही उपयुक्त होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट कि इंटरनेशनल मनी ऑर्डर के संदर्भ में, कि यह कागज आधारित भुगतान का एक तरीका होता है जिसमें ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है या किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जा सकता है। क्रेडिट लेन देन के संदर्भ में समझा जाए कि यह व्यवसाय क्रेडिट लेन देन के माध्यम से ग्राहकों के अलग अलग मुद्राओं के भुगतान का स्वीकार कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में देखा जाए कि यह बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्राएं होती हैं जिनका उपयोग सीमा पार भुगतान करने के लिए किया जाता है, इसके संदर्भ में होता है। अब आता है सीमा पार भुगतान प्रणाली के संदर्भ में देखें कि यह दोनों जगहों के बैंक खातों का उपयोग करके सरलता से सीमा पार भुगतान करता है। और इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बैंक एक दूसरे के पास अपना खाता खोलते हैं और उसी के जरिए विदेशी मुद्रा का भुगतान भी करते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कि प्रतिनिधि बैंक का उपयोग करके सीमा पार भुगतान। तो इसके अंतर्गत देखा जाता है कि इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय बैंक एक दूसरे के पास अपना खाता नहीं खोलते हैं और इसके बजाय किसी मध्यस्थ या प्रतिनिधि बैंक अपना खाता रखते हैं और उसी के जरिए विदेशी मुद्रा में भुगतान करते हैं। तो यह करस्पॉन्डिंग बैंक के संदर्भ में होता है और ये पेमेंट मैसेज इसके अंतर्गत इसमें दिया जाता है। तो इन दोनों में अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस होते हैं। अब आता है इसके संदर्भ में देखा जाए कि सीमा पार भुगतान के महत्व को जानते हैं। सीमा पार भुगतान का महत्व सबसे पहले तो वित्तीय समावेशन के संदर्भ में देखा जाए कि वित्तीय समावेशन के संदर्भ में या वित्तीय भागीदारी में व्याप्त अंतर को खत्म करने और वंचित समुदायों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरा आता है वैश्विक बाजारों तक पहुंच के संदर्भ में कि यह व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक अपना विस्तार करने और नए ग्राहकों व आपूर्तिकर्ताओं भागीदारों तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करता है। फिर आता है विविधीकरण के संदर्भ में देखा जाए कि यह व्यवसायों को अपने ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और निवेशक पोर्टफोलियो के विविधता लाने में सक्षम बनाता है। और वैश्वीकरण के मामले में देखा जाए तो सीमा पार भुगतान वैश्वीकरण प्रक्रिया का एक मूल तत्व समझा जाता है। अब आता है भारतीय अर्थव्यवस्था में सीमा पार भुगतान पर विशेष महत्व कैसे है, इसके संदर्भ में देखते हैं, जिसमें पहला आता है विप्रेषण या रेमिटेंस के बारे में, कि विप्रेषण में सरलता के संदर्भ में देखते हैं कि यह 2016 के बाद से भारत की सीमा पार विप्रेषण 8% की CAGR से बढ़ रहा है। दूसरा आता है कि यात्रा और पर्यटन को सुविधाजनक बनाने के संदर्भ में देखा जाए कि 2021 में भारत में यात्रा और पर्यटन उद्योग ने देश की GDP में लगभग 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया था। और तीसरा आता है कि विदेशी निवेश में तेजी के संदर्भ में कि वित्त वर्ष 2023 में भारत को कुल 70.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है। इसके संदर्भ में यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सीमा पार भुगतान के विशेष महत्व कैसे है, इसके संदर्भ में ये प्रमुख पॉइंट आते हैं। अब आता है सीमा पार भुगतान में बाधाओं के संदर्भ में जानते हैं, जिसके अंतर्गत पहली आती है कि मूल देश मतलब भुगतान करने वाला और प्राप्ति देश मतलब भुगतान प्राप्त करने वाले में अलग अलग सरकारी नियम होते हैं। दूसरा आता है वित्तीय डेटा के मानकीकरण की कमी होती है। तीसरा आता है अप्रचलित प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म से बैच प्रोसेसिंग पर निर्भर होते हैं और इनसे रियल टाइम निगरानी की कमी होती है और इनकी डेटा प्रोसेसिंग क्षमता भी कम होती है। सुरक्षा जोखिम के संदर्भ में होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्त पोषण और साइबर धोखाधड़ी होती है। और इसके अंतर्गत जो पांचवी और अंतिम बाधा आती है कि उच्च लागत और निपटान में देरी के संदर्भ में, कि इसके लिए उत्तरदायी कारण हैं जैसे कई प्रकार की जांच और नियंत्रण, कई स्तरों पर मजदूरी, सीमित परिचालन घंटे, अलग अलग टाइम जोन में होने वाले लेन देन की अधिक संख्या आदि इसके संदर्भ में होता है। अब आता है कि सीमा पार भुगतान प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत के द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए हैं। तो सबसे पहले उपाय आता है RBI पेमेंट विजन। RBI पेमेंट विजन 2025 के अंतर्गत इसमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते या व्यवस्थाओं का उपयोग करके सीमा पार भुगतान को सुगम बनाने पर ध्यान दिया गया है। दूसरा आता है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने भीम UPI QR कोड के माध्यम से सीमा पार को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग देशों, वहाँ की कंपनियों व व्यापारिक संस्थानों से मिलकर कई पहले शुरू की हुई हैं।
वर्तमान में सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, नेपाल, भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान को स्वीकृति मिल गई है। आरबीआई ने भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों और एनआरआईज और यूपीआई के इस्तेमाल की अनुमति दी हुई। इस तरह से भी भारत पर आने वाले यूपीआई का उपयोग करके भुगतान करने में सक्षम हुए हैं। फिर आता है कि सीमा पार भुगतान के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के उपयोग पर भारत यूएई समझौता ज्ञापन होता है, जिसमें आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात ने पायलट आधार पर सीमा पार भुगतान के लिए सीबीडीसी के लेनदेन में परीक्षण करने हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए। अब आता है आगे की राय में, देखते हैं कि आगे की राय में क्या क्या बताया गया है। इसमें पहला आता है कि मौजूदा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसी सुविधाओं में सुधार करना चाहिए। इसके लिए सभी भुगतान प्रणालियों की प्रक्रियाओं, ऑपरेशन समय आदि का समन्वय करने, मौजूदा भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ने जैसे उपाय आ सकते हैं। फिर आता है दूसरा, मैसेज फॉर्मेट के लिए एक सुसंगत ISO 20022 संस्करण अपनाया गया है और यह संस्करण वित्तीय सूचनाओं के लिए खुला वैश्विक मानक है। फिर आता है सीमा पार भुगतान पर विशेषज्ञता रखने वाले फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग स्थापित करना चाहिए ताकि उनकी दक्षता और नवीन समाधानों का लाभ उठाया जा सके। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जैसी नई पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यवस्थित रूप से संभावित भूमिका का विश्लेषण किया जाना चाहिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, नो योर कस्टमर आवश्यकताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय या स्थानीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विनियमों के पालन संबंधी प्रक्रिया की बोझ को कम करने और बाजार में प्रवेश को सुगम बनाने के लिए कठोर और प्रभावी जोखिम आकलन के तरीके को अपनाया जा सकता है। इसके संदर्भ में आगे की राय है। अब आता है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में। कॉरपोरेट गवर्नेंस के संदर्भ में जानते हैं कि हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के G20/OECD में संशोधित कॉरपोरेट गवर्नेंस संबंधी सिद्धांतों का समर्थन किया गया है। तो इसके संदर्भ में है कि यह कॉरपोरेट नई दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें G20 OECD संशोधित कॉरपोरेट गवर्नेंस संबंधी सिद्धांतों का समर्थन किया गया। इसके संदर्भ में है। अब आता है कि इसके संदर्भ में सबसे पहले तो जानते हैं OECD के बारे में कि OECD क्या होता है, फिर इससे संबंधित तथ्यों को जानेंगे और इसके बारे में जानेंगे। OECD जो है वह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसकी उत्पत्ति इसके पहले इसके यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के रूप में इसे जाना जाता है और इसे वर्ष 1961 में इसका नाम बदलकर OECD कर दिया गया था और इसका उद्देश्य ऐसी नीतियां बनाना जो सभी के लिए समृद्धि, समानता, अवसर और कल्याण को बढ़ावा दे। इसकी सदस्यता में देखा जाए तो इसमें 38 सदस्य देश हैं और भारत का इसका सदस्य नहीं है, लेकिन एक प्रमुख भागीदार देश इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इससे संबंधित तथ्यों के बारे में जानते हैं। पहले नंबर पर आता है कि G20 या OECD के कॉरपोरेट गवर्नेंस संबंधी सिद्धांत वस्तुतः कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए अग्रणी मानक, अंतर्राष्ट्रीय मानक है। दूसरा आता है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस और पूंजी बाजार के क्षेत्र में बीते वर्षों में हालिया विकास को देखते हुए इन सिद्धांतों को अपडेट करने के लिए 2021 से 2023 के लिए एक व्यापक समीक्षा की गई है। और तीसरा आता है कि जून 2023 में संशोधित सिद्धांतों को पहले OECD परिषद द्वारा मंत्री स्तर पर अपनाया गया था। अब जानते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में कि यह किसी कॉरपोरेट कंपनी के गवर्नेंस को निर्देशित या नियंत्रित करने के हेतु नियमों, तौर तरीकों और प्रक्रियाओं की एक प्रणाली होती है तथा कॉरपोरेट गवर्नेंस के जरिए कंपनी के अलग अलग हितधारकों जैसे शेयरधारक, प्रबंधन, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, वित्त प्रदाता, सरकार और समुदाय के हितों को संतुलित किया जाता है। अब आता है कॉरपोरेट गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला आता है जवाबदेही होना, दूसरा पारदर्शिता, तीसरा स्वाधीनता, चौथा सत्यनिष्ठा, पांचवा जोखिम प्रबंधन और छठवां शेयरधारकों का अधिकार होता है। अब आता है मजबूत कॉरपोरेट जब गवर्नेंस या फ्रेमवर्क की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। तो इसके संदर्भ में जानते हैं कि यह एक ऐसी मजबूत प्रणाली लागू करता है जो कि कंपनियों की समग्र परिचालन क्षमता में या दक्षता में सुधार करती है और साथ ही यह जोखिम को कम करने और तथ्यों के आधार पर बेहतर निर्णय लेने में सहायता करती है। इसके परिणाम स्वरूप कंपनियों को वित्तीय प्रदर्शन में सुधार होता है। एक मजबूत फ्रेमवर्क व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों के बीच भरोसा या विश्वास पैदा करता है, जिससे कंपनियों के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध हो। तीसरा आता है कि यह पूंजी बाजार में वित्त पोषण में पहुंच में सुधार करता है और इसके अलावा यह नवाचार, उत्पादकता या उद्यमिता को भी बढ़ावा देता है।
कॉरपोरेट गवर्नेंस का पालन नहीं करने में एक नकारात्मक आर्थिक प्रभाव भी होते हैं, और यदि वित्तीय संस्थान या बड़ी कंपनियां कॉरपोरेट गवर्नेंस का पालन नहीं करती हैं तो उनके नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा व्यापक होते हैं। यह कंपनियां व्यवसायिक रणनीतियों को सामाजिक आवश्यकताओं के साथ एकीकृत करने के लिए सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा करती हैं, और यह बेहतर उत्पादकता और बेहतर टीम वर्क के जरिए सकारात्मक कॉरपोरेट संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। अब आता है कि भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस के समक्ष विद्यमान चुनौतियां क्या, जिसमें पहला आता है कि भारत में कई कंपनियों का स्वामित्व कुछ विशेष परिवारों के पास होता है, जिसके चलते स्वामित्व प्रबंधन का काम अलग नहीं हो पाता है। और दूसरा, कई बार स्वतंत्र निवेशकों की कमी के कारण हितों का टकराव और निष्पक्ष मूल्यांकन या प्रभाव मूल्य मुक्त निर्णय लेने की कमी जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। कॉरपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत और उसके महत्व को लेकर निवेशकों के बीच ज्ञान और जागरूकता का अभाव होता है। भारत में सरकार की नीतियों का दायरा काफ़ी सीमित होता है, जिसके कारण ये नीतियाँ केवल कुछ सूचीबद्ध कंपनियों पर ही लागू होती हैं। उदाहरण के लिए सेबी ने केवल शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों में वार्षिक BRSR प्रकाशित करने का निर्देश दिया हुआ था, और इस रिपोर्ट का उद्देश्य कंपनियों के वित्तीय परिणामों को ESG ढांचे के साथ एकीकृत करना होता है। भारत में कंपनियों के संचालन में पारदर्शिता में कमी और सीमित प्रकटीकरण के चलते कॉरपोरेट गवर्नेंस की प्रभावशीलता की निगरानी करने में कठिनाइयां आती हैं, और कई कॉरपोरेट संस्थाएं धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में संलिप्त पाई गई। उदाहरण के लिए जैसे 2018 का इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज घोटाला, IL&FS घोटाला, और कई कंपनियों की जोखिम के अनुमान की व्यवस्था में जोखिम को सहने की क्षमता काफ़ी खराब होती है, और इसके अतिरिक्त कंपनियां संधारणीय मानदंडों पर ध्यान कम देती हैं, और कंपनियों की निर्णय प्रक्रिया में कम शेयर वाले अन्य हितधारकों की सीमित भागीदारी देखने को भी मिलती है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क के बारे में जानते हैं कि इसके अंतर्गत पहला आता है कंपनी अधिनियम 2013 कि इस अधिनियम के तहत अग्रलिखित के लिए स्पष्ट प्रावधान निर्धारित किए गए। कंपनी के बोर्ड की बैठक, ऑडिट समिति, वित्तीय विवरण के में अनिवार्य प्रकटीकरण, बोर्ड के गठन के तौर तरीके, संबंधित पक्षकारों से जुड़े ट्रांजैक्शन आदि आते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के एक विनियामक प्राधिकरण है, सूचीबद्ध कंपनियों में कॉरपोरेट गवर्नेंस की निगरानी और विनिमय का कामकाज भी देखती है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इसे कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर दिशा निर्देश और मार्ग जारी करने का कार्य सौंपा गया है, और यह अंततः वित्तीय डेटा का प्रकटीकरण संभव होता है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के रूप में देखें कि यह मुख्य रूप से निर्देशक मंडल की बैठकों और सामान्य बैठकों के संदर्भ में सचिव के कार्य से संबंधित मानक जारी करने के लिए उत्तरदायी होता है, और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के संदर्भ में देखा जाए तो यह कानूनी प्रावधानों के अनुसार कॉरपोरेट क्षेत्र में कामकाज को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी होता है। अब आता है आगे की राह में देखें कि G20 और OECD के संशोधित कॉरपोरेट गवर्नेंस संबंधी सिद्धांतों को लागू करना है। इसके संदर्भ में आता है, इसमें आती है श्रेणी और निर्देश दिया गया है, जिसके अंतर्गत पहला आता है प्रभावी कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क का आधार कि पारदर्शी और निष्पक्ष बाजारों और संसाधनों के कुशल आवंटन को बढ़ावा देना चाहिए, और कानूनी और विनियामकी आवश्यकताएं विधि के शासन के अनुरूप और पारदर्शी और लागू करने योग्य होनी चाहिए। दूसरा आता है शेयरधारकों के अधिकार और उनके साथ न्यायसंगत व्यवहार तथा कंपनी की जिम्मेदारी होती है, जिसमें शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। कम संख्या में शेयर रखने वाले विदेशी शेयरधारकों सहित सभी शेयरधारकों के साथ न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और यदि किसी शेयरधारक के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसके लिए उचित लागत पर तत्काल निवारण प्रदान किया जाना चाहिए। फिर आता है संस्थागत निवेशक या शेयर बाजार या अन्य मध्यस्थ के संदर्भ में देखा जाए कि निवेश करने के सभी तरीकों के लिए ठोस प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। दूसरा आता है कि निवेशकों के लिए विश्लेषण सलाह प्रदान करनी चाहिए, जिससे संस्थाओं पेशेवरों के हितों को प्रकट करने और उन्हें कम करने की जरूरत हो, और ऐसी संस्थाओं या पेशेवरों में विशेषज्ञ, मध्यस्थ, ESG रेटिंग या डेटा प्रदाता क्रेडिट एजेंसियां शामिल होती हैं, और शेयरधारकों में उचित और लाभकारी मूल्य बनाने हेतु प्रयास करना चाहिए। प्रकटीकरण और पारदर्शिता के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रदर्शन, संधारणीयता, स्वामित्व, गवर्नेंस सहित कॉरपोरेट जगत से संबंधित सभी मामलों पर यथासमय और सटीक प्रकटीकरण करना चाहिए, और यह प्रकटीकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त लेखांकन और प्रकटीकरण मानकों के अनुसार होना चाहिए। एक स्वतंत्र, सक्षम और योग्य लेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक रूप से कंपनी का बाह्य लेखा परीक्षण किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि बोर्ड की जिम्मेदारियों के संदर्भ में देखा जाए तो इसके संदर्भ में देखते हैं कि यह उचित जोखिम के उच्च नैतिक मानक को
बनाए रखने के साथ साथ कंपनी की रणनीतिक मार्गदर्शन की जिम्मेदारी बोर्ड की होनी चाहिए और कंपनी के प्रबंधन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। हितों की संभावित टकराव की पहचान, स्वतंत्र बाह्य लेखा परीक्षण, प्रकटीकरण, संचार की प्रक्रिया की निगरानी आदि के जरिए सुनिश्चित की जाती है। बोर्ड की कंपनियां शेयरधारकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। संधारणी और लचीलेपन के संदर्भ में देखा जाए तो कंपनी की संधारणीयता और लचीलेपन से संबंधित निर्णय लेने के लिए कंपनी और उसके निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संधारणीयता संबंधी प्रकटीकरण फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए और यह फ्रेमवर्क उच्च गुणवत्ता वाला, समझने योग्य, लागू करने योग्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के अनुरूप होना चाहिए। कंपनी और इसके शेयरधारकों और हितधारकों के बीच संवाद की व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए ताकि संधारणीयता से संबंधित मामलों, अवैध या अनैतिक प्रभावों आदि के विचारों को आदान प्रदान किया जा सके। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर विनिमय के संदर्भ में। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनिमय की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो उसके रीजन जानते हैं, जिसके अंतर्गत पहला रीजन आता है कि यह उपभोक्ताओं के धोखाधड़ी और अन्य वित्तीय अपराधों को बचाने के लिए है। दूसरा आता है कि अधिकतर क्रिप्टो परिसंपत्तियां विनिमय के दायरे में नहीं होती हैं। तीसरा आता है कि क्रिप्टो बाजार में अधिक स्थिरता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए। चौथा आता है वित्तीय और आर्थिक नीतियों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए। और पांचवा आता है कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए। इसके संदर्भ में इसके विनिमय की ये प्रमुख आवश्यकताएं आती हैं। अब आता है कि हाल ही में G20 देशों ने नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को अपनाया हुआ है और इस घोषणा पत्र के अन्य बातों के साथ साथ क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रभावी विनिमय को भी शामिल किया जाता है। भारत में क्रिप्टो करेंसी के परिसंपत्तियों के विनिमय की स्थिति के बारे में जानें कि इसमें पहला आता है कानूनी प्रावधान कि वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी का लेन देन, हस्तांतरण, भंडारण या प्रबंधन का काम धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अधीन किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल सभी संस्थाओं को KYC प्रक्रियाओं के अनिवार्य रूप से लागू करना पड़ता है। साथ ही उनके लिए यह भी अनिवार्य होता है कि वे संदिग्ध गतिविधियों को दर्ज कराएं। इसके अलावा इससे जुड़ी वित्तीय या संस्थाओं या क्रिप्टो कंपनियों के पास 5 साल तक का ग्राहकों का विवरण रखना भी अनिवार्य होता है। फिर आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसके रुख और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में कि इसके अंतर्गत RBI ने कई बार क्रिप्टो परिसंपत्तियों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि ये परिसंपत्तियां वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है। 2013 के संदर्भ में इसमें RBI की एक वक्तव्य जारी करके क्रिप्टो करेंसी सहित आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं, धारकों, व्यापारियों को उनके उपयोग में जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में समाधान किया गया है। तथा 2017 में RBI ने बिटकॉइन सहित आभासी मुद्राओं के आपूर्तिकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को ऐसी आभासी मुद्राओं से निपटने से जुड़े अलग अलग जोखिमों के बारे में सावधान किया गया था। 2018 के बारे में RBI ने एक सर्कुलर परिपत्र जारी करके बैंकों और अन्य विनिमय संस्थाओं को क्रिप्टो करेंसी के काम करने वाले व्यक्तियों और व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करने पर रोक लगा दी थी और इस सर्कुलर प्रभावी रूप से भारतीय निवासियों के लिए क्रिप्टो करेंसी को खरीदना या बेचना अवैध बना दिया गया था। तो इसके संदर्भ में अब आता है कि 2020 में भी इसने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी में RBI की ओर से लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था और इसके लिए कोर्ट ने यह कहा था कि यह प्रतिबंध अनुचित तो बिना किसी प्रमाण के लगा है तो उसमें नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में भारत में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग को वैध हो गया और इस क्रिप्टो करेंसी के व्यापक रूप से अपनाने का रास्ता खुल गया। फिर आता है विनियामकी ढांचे के संदर्भ में देखें कि विनियामकी ढांचे के संदर्भ में देखा जाए कि वर्ष 2022 में एक वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिस रिपोर्ट में कहा गया कि डिजिटल रुपया, राज्य समर्थित एक क्रिप्टो करेंसी और निजी क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। इस रिपोर्ट में भारत में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की निगरानी के लिए डिजिटल मुद्रा विनियामकी प्राधिकरण की स्थापना की भी सिफारिश की गई थी। फिर आता है कर व्यवस्था के संदर्भ में कि वर्ष 2022 में क्रिप्टो करेंसी या केंद्रीय बजट में पहली बार आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो करेंसी सही डिजिटल परिसंपत्तियों को आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। प्रस्तावित कर व्यवस्था में सरकार ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर 30% आयकर पर घोषणा की हुई थी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने इस पर 1% TDS की भी घोषणा की हुई थी। अब आता है कि क्रिप्टो करेंसी की विनिमय में विद्यमान चुनौतियों के बारे में जानते हैं कि इसके संदर्भ में किस तरीके की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, जैसे पूर्ण प्रतिबंध का होना, बेनामी की स्थिरता होना, सामंजस्यपूर्ण वर्गीकरण का अभाव, एकीकृत प्रयास न होना, नवाचार और जोखिम को संतुलित करना और सीमा पार परिवर्तन।
चलिए तो एक एक करके जानते हैं। इसमें आता है पूर्ण प्रतिबंध के संदर्भ में पहली चुनौती आती है कि पूर्ण प्रतिबंध के संदर्भ में देखा जाए कि यह क्रिप्टो परिसंपत्ति से जुड़ी परिसंपत्तियों के पूर्ण प्रतिबंध पर लागत अधिक हो सकती है और साथ ही इसे ऐसे प्रतिबंधों को लागू करना एक तकनीकी रूप से मुश्किल हो सकता है। जिसमें पहला आता है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियां किसी देश की सीमा तक सीमित नहीं होती और इसके कारण अलग अलग तकनीकों के इस्तेमाल से धोखाधड़ी की संभावना भी बढ़ जाती है। दूसरा आता है इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय अखंडता और संबंधी जोखिम में बढ़ोतरी होगी और क्षमताएं भी पैदा होंगी। विनियामकी स्थिरता के संदर्भ में देखा जाए कि यह अलग अलग देशों में क्रिप्टो नियमों में तालमेल हासिल करना एक जटिल कार्य बना हुआ। सामंजस्य वर्गीकरण के अभाव में कि यह अलग अलग देशों में क्रिप्टो परिसंपत्तियों को अलग अलग श्रेणी में परिभाषित और वर्गीकृत करने के लिए करते हैं। इसके कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों को समझने में अस्पष्टता पैदा होती है, साथ ही बाजारों में भाग लेने में अस्पष्टता की स्थिति पैदा होती है। फिर आता है एकीकृत प्रयास न होने के संदर्भ में कि इसमें विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी, निगरानी, पर्यवेक्षण, प्रवर्तन कार्यों में विखंडन अर्थात बिखराव का समस्या मौजूद होती है। नवाचार और जोखिम को संतुलित करने के संदर्भ में नवाचार को बढ़ावा देने और जोखिमों को कम करने के बीच उचित संतुलन बनाना एक नाजुक कार्य बना हुआ है। सीमा पार प्रवर्तन के संदर्भ में देखा जाए कि इसमें वैश्विक और विकेंद्रीकृत इकोसिस्टम और विभिन्न देशों की अलग अलग प्राथमिकताओं के चलते समान नियमों को लागू करना अधिक चुनौतीपूर्ण पेश करता है। इसके संदर्भ में होता है। अब आता है इसके संदर्भ में देखते हैं कि भारत में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के वैश्विक विनिमय कैसे आकार दे रहा है। जिसमें पहला आता है कि भारत में क्रिप्टो परिसंपत्तियों में IMF FSG जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक को वित्तीय स्थिरता सिंथेटिक पेपर का नेतृत्व किया गया और इस पेपर में अर्थव्यवस्था पर क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रभाव और सीमा पार चुनौतियों को रेखांकित किया गया। साथ ही इसमें उन विभिन्न विनियामकी दृष्टिकोणों को भी रेखांकित किया गया है जिसे अपनाया जा सकता है। समावेशी विनिमय के समर्थन के संदर्भ में इसमें भारत ने ऐसे विनियामकी दृष्टिकोण का समर्थन किया है जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है और जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें भारत ने अपने नेतृत्व में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के जरिए धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण जैसी समस्याओं को उठाया है, जिसमें क्रिप्टो विनिमय में ऐसी चिंताओं को शामिल करने की मांग की गई है। अब आता है इसके संदर्भ में कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों के वैश्विक विनिमय के संदर्भ में देखा जाए कि जिसके अंतर्गत पहला आता है कि IMF FSB सिंथेटिक पेपर के बारे में कि हाल ही में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन में देशों में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के जोखिम और उन्हें विनियमित करने के संबंधी फ्रेमवर्क पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वित्तीय स्थिरता बोर्ड के रिपोर्ट का समर्थन किया गया। जिसमें पहला आता है कि इसमें क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर प्रतिबंध नहीं लगाने और 2025 तक डिजिटल परिसंपत्तियों के विनिमय के लिए रिपोर्टिंग या लाइसेंस व्यवस्था का निर्माण करने की बात कही गई है। फिर इसके बाद दूसरा आता है कि मार्केट इन एसेट्स रेगुलेशन के बारे में जानें कि इसे यूरोपीय संघ द्वारा बनाया गया था और यह क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए एक पहला क्षेत्राधिकार विनियामकी और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क होता है। उभरते बाजार और उन्नत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये दोनों क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनिमय के मामले में पिछड़े हुए और इनके लिए जिन अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया उनमें से केवल 25% में ही कराधान, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, उपभोक्ता संरक्षण और लाइसेंसिंग पर नियम लागू किया गया। विनियामकी दृष्टिकोण को देखा जाए तो इसमें दुनिया भर में अलग अलग देशों में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विभिन्न तरीकों से विनियमित करते हैं जिससे विनियामकी एक रूपता नहीं पाई जाती। इसमें कुछ विवरण नीचे दिए गए। अब आता है वैश्विक विनियामकी दृष्टिकोण विवरण के संदर्भ में देखा जाए कि इसके अंतर्गत पहला आता है कि सिद्धांत आधारित विनिमय। सिद्धांत आधारित विनिमय में कि यह विस्तृत नियम आधारित करने के बजाय विनियामकी दृष्टिकोण अपेक्षित परिणामों और प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। जोखिम आधारित विनिमय में देखा जाए तो यह जोखिम के संबंध स्तर के आधार पर हस्तक्षेप के विचार पर काम करता है और कुशल विनिमय के संदर्भ में देखा जाए तो इसके तहत एक प्रतिक्रियाशील या दोहराए जाने योग्य दृष्टिकोण को अपनाया जाता है और इसमें यह स्वीकार किया जाता है कि यह नीति अब सरकारों तक सीमित नहीं है बल्कि यह बहुहितधारक प्रयास है। स्व विनियामक या सह विनिमय के संदर्भ में कि स्व विनिमयन में उद्योग के प्रतिनिधि स्वैच्छिक मानकों और आधार सहित आचार संहिता का निर्माण करने के लिए आपस में समन्वय और सहयोग करते हैं। सह विनिमय में किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र के प्रतिभागियों के एक गैर सरकारी संगठन का गठन किया जाता है और इससे मुख्य विनियामक की निगरानी से संबंधित क्षेत्रों में उद्योगों के विनिमय में सहायता मिलती है। नियमों को लागू कर विनिमय के संदर्भ में इसमें यह दर्शाता है कि यह विनियामकी फ्रेमवर्क को परिभाषित करने और नियम बनाने के लिए कानूनी कार्यवाहियों का उपयोग किया जा रहा है। अब आता है क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रभाव और नीतिगत उपाय के बारे में, जिसके अंतर्गत इसके प्रभाव को देखते हैं। इसके प्रभाव को देखें तो इसमें पहला प्रभाव आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता पर प्रभाव।
दूसरा आता है वित्तीय स्थिरता पर के विनियामकीय मुद्दों पर प्रभाव, जिसके अंतर्गत में आता है कि मौद्रिक संप्रभुता और स्थिरता की रक्षा करना, अत्यधिक पूंजी प्रवाह की दशा में अस्थिरता से निपटने के लिए सुरक्षा उपाय करना, राजकोषीय जोखिमों को समाधान करना और स्पष्ट कर प्रणाली को अपनाना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली पर क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रभाव की निगरानी करना इसके संदर्भ में होता है। अन्य प्रभाव में जैसे कानूनी, वित्तीय सत्यनिष्ठा, बाजार की सत्यनिष्ठा और पर्यावरण जोखिम होता है। इसके अंतर्गत देखा जाता है कि इसमें क्रिप्टो परिसंपत्तियों और जीएससी तथा प्रासंगिक एसएसबी मानकों के लिए एफएसबी की उच्च स्तरीय सिफारिशों को अपनाना है, लक्षित उपायों पर विचार करना है, कानूनी समाधान की पुष्टि करना या स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना, एफएटीएफ मानकों को लागू करना और उन्हें अमल में लाना, बाजार की सत्यनिष्ठा से जुड़े मुद्दों का समाधान करना, इसके संदर्भ में ये प्रमुख नीतिगत प्रभाव और उपाय रहे हैं। अब आता है इसके संदर्भ में कि इसमें क्रिप्टो विनिमय के संदर्भ में आगे की राय को देखते हैं कि इसमें आता है पहला कि यह है क्रिप्टो परिसंपत्तियों की प्रभाव व उससे नीति से जोड़ना है कि यह इस विषय को आगे बढ़ने का एक तरीका यह हो सकता है कि यह क्रिप्टो परिसंपत्तियों के संभावित प्रभाव की पहचान करते हुए पर्याप्त नीतिगत प्रतिक्रियाएं तैयार की जाए। पूर्ण प्रतिबंध नहीं होने के संदर्भ में कि क्रिप्टो से संबंधित गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध इसके व्यापार आदि को वैध बनाता है और ऐसे में निगरानी करना कठिन काम हो जाता है। लाइसेंस और पर्यवेक्षण में देखा जाए तो इसमें क्रिप्टो परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस दिया जाना चाहिए, साथ ही वित्तीय संस्थानों की तरह उनकी भी निगरानी की जानी चाहिए। धन शोधन रोधी में देखा जाए कि एक बार उपाय या लाइसेंस प्राप्त करने या विनियमित होने के बाद सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहकों की जांच परख, रिकॉर्ड रखने और असंदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने जैसे उपाय लागू किए जाने चाहिए। कराधान पर स्पष्टता के संदर्भ में किए गए स्पष्ट नीति की जानी चाहिए जिसमें सीमा पार लेन देन को भी ध्यान रखा गया हो और इसके अलावा कर नियमों के पालन में वृद्धि हेतु तीसरे पक्ष की जानकारी का भी लाभ उठाना चाहिए और ऐसा खासकर क्रिप्टो एसेट्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ब्रोकर, डीलर आदि मध्यस्थों के मामले में किया जा सकता है। G20 देशों में नियमों के प्रभावी पालन हेतु सीमा पार डेटा साझा करना और क्रिप्टो एसेट्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जैसा फ्रेमवर्क बनाने का समर्थन किया गया। मजबूत डेटा फ्रेमवर्क के संदर्भ में अधिकारियों की आवश्यकता और उचित डेटा तक पहुंच होनी चाहिए ताकि वे विनियामकीय, पर्यवेक्षी और निरीक्षण संबंधी कार्य को पूरा कर सके, इसके संदर्भ में होता है। अब आता है इसके आगे जानते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन के संदर्भ में। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि उभरती हुई प्रौद्योगिकी क्या शब्दावली है। इस शब्दावलियों के जानने में कि यह होता क्या है कि उभरती हुई प्रौद्योगिकी एक ऐसी शब्दावली है जिसका उपयोग आमतौर पर एक निश्चित समय में नई अत्याधुनिक भविष्योन्मुख प्रौद्योगिकी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस शब्दावली का उपयोग मौजूदा प्रौद्योगिकी को निरंतर विकास के लिए किया जाता है। इनमें 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग आदि शामिल होते हैं। अब आता है कि हाल ही में ट्राई ने उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के डिजिटल युग में समावेशन का परामर्श पत्र जारी किया गया। इससे संबंधित तथ्यों में देखें कि इसका उद्देश्य उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को तीव्र प्रगति के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और अवसरों का पता लगाना और उनका समाधान करना है। इसके तहत समाज और उद्योगों के सभी क्षेत्र को विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की मध्य समावेशिता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फिर आता है कि उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन का क्या महत्व है। पहला आता है इसके अंतर्गत कि विस्तृत जॉब मार्केट होना कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं और ये अवसर विशेष रूप से डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों से उपलब्ध होते हैं। फिर आता है कि यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2023 के अनुसार डेटा विश्लेषण और वैज्ञानिकों की मांग में 30 से 35% की वृद्धि होने की संभावना होती है। उन्नत शिक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें डिजिटल समावेशन और ऑनलाइन शिक्षा से शिक्षक की लागत में कमी आती है, साथ ही डिजिटल विभाजन को भी कम कर सकती है। AR या VR जैसी तकनीकों के छात्रों को घटनाओं या प्रयोगों की कल्पना करने में सक्षम बनाया, जिसमें सीखने की प्रक्रिया को अधिक सक्रिय, प्रभावी एवं सार्थक बनाया जाता है। अब आता है समावेशी कार्यस्थल के संदर्भ में जाने कि इसमें डिजिटल समावेशन में कार्यस्थल पर भागीदारी में सुधार करता है, साथ ही पुरुषों या महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसरों को मौजूदा अंतराल में समाप्त करता है। इसकी सहायता से दिव्यांग और श्रमिक महिला श्रमिकों में अंशकालिक या कम कुशल रोजगार से जुड़ी बाधाओं को पार करने में सक्षम बन जाते हैं। फिर आता है बेहतर वेतन या मजदूरी के संदर्भ में कि उन्नत IT कौशल और डिजिटल समावेशन से कार्यबल में व्यक्तिगत कमाई की संभावना बढ़ती है। इससे तकनीकी आधारित व्यवसायों में समग्र रूप से व्यावसायिक नवाचार और कार्यस्थल पर उत्पादकता बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान मिलता है। स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में देखा जाए तो स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में यह डिजिटल समावेशन
यह डिजिटल समावेशन तथा स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच, सामर्थ्य, गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। यह क्लिनिकल सहायता की सहायता से प्रदान करता है। यह संक्रामक रोगों के प्रसार की मैपिंग और निगरानी करता है। इसके साथ ही दवाओं और टीकों की आपूर्ति को भी ट्रैक करने में मदद मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए महामारी के दौरान ई संजीवनी प्लेटफॉर्म की सहायता से 10 लाख लोगों को टेली कॉमर्स सेवाएं प्रदान की गई या टेली परामर्श सेवाएं प्रदान की गई। यह है चिकित्सा क्षेत्र में डिजिटल समावेशन के महत्व को रेखांकित करती है। तो यह स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में है। फिर आता है एमएसएमई में कि उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के लिए जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग, प्रोसेस ऑटोमेशन आदि की आवश्यकता के अनुरूप विकसित कर एमएसएमई की विशिष्ट समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है हमारा इसके अंतर्गत देखते हैं डिजिटल समावेशन के बारे में, जिसमें डिजिटल पहुंच, डिजिटल स्वीकृति, डिजिटल पहुंच, डिजिटल साक्षरता और डिजिटल स्वीकृति के बारे में जानते हैं। जिसमें सबसे पहले तो नीचे से ऊपर की ओर देखें कि डिजिटल पहुंच में की है सहायकता, सहायक डिजाइन, वहनीयता, उच्च कनेक्टिविटी और उपलब्धता के संदर्भ में है। जिसमें फिर इसके ऊपर जो डिजिटल साक्षरता है वह सूचना प्रौद्योगिकी मीडिया के संदर्भ में देखा जाता है। फिर आता है और जो डिजिटल स्वीकृति है वह विश्वास और इसके उपयोग और क्षमता के लिए जागरूक करना होता है। जिसमें यह प्रक्रिया जो है वह नीचे से इसके लिए जो होती है कि डिजिटल पहुंच डिजिटल साक्षरता को अनुमति प्रदान करती हो और डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता डिजिटल पहुंच के लिए होती है। इसी तरीके से इसकी अनुमति जो होती है वह इसको बढ़ावा देने के लिए होती है। मतलब डिजिटल साक्षरता की अनुमति डिजिटल स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए होती है। फिर जो डिजिटल स्वीकृति होती है उसको प्रेरित करती है डिजिटल साक्षरता के लिए। तो ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, जैसे कि इस तरीके से ये जो सिंबल इसमें दिखाए गए हैं। अब आता है कि हमारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की डिजिटल समावेशन के बारे में कि एमएसएमई के डिजिटलीकरण के संदर्भ में लाभ को जानते हैं। जिसमें पहला आता है, इसके अंतर्गत पहला आता है कि यह मनुष्यों को श्रम त्रुटियों को कम करेगा, साथ ही एमएसएमई के कामकाज की दक्षता में सुधार करेगा। दूसरा आता है कि यह एमएसएमई के ग्राहकों की श्रृंखला का विस्तार करने तथा बिक्री बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी पहुंच में वृद्धि कर सकते हैं। तीसरा आता है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस और पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म की सहायता से एमएसएमई की वित्त तक पहुंच आसान होती है और इससे ग्राहकों के डेटा का कुशल भंडारण और प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा। अब आता है कि एमएसएमई के समक्ष विद्यमान चुनौतियों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें इंटरनेट की खराब गुणवत्ता का होना, ऑनलाइन उपभोक्ताओं पर विश्वास करना और लॉजिस्टिक का प्रबंधन करना और प्रौद्योगिकियों को लाभ उठाने के लिए ज्ञान विश्लेषज्ञता की कमी आदि होना। भारत में एमएसएमई के डिजिटल समावेशन के लिए कुछ पहले स्टार्ट की गई हैं, जिसके अंतर्गत पहल आती है उद्यम पंजीकरण पोर्टल। यह एमएसएमई के व्यवसाय को अपना पंजीकरण करने और विभिन्न सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करता है। दूसरा आता है एमएसएमई संपर्क में कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है और यह नौकरी की तलाश करने वाले एमएसएमई क्षेत्र में भर्ती करने वाले लोगों को एक मंच प्रदान करता है। चैंपियंस के बारे में कि क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ योजना, जिसका उपयोग एमएसएमई के आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना है और उनकी उत्पादकता या प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना। एमएसएमई ग्लोबल मार्केट प्लेटफॉर्म के बारे में कि यह बिजनेस टू बिजनेस वेब पोर्टल होता है जो एमएसएमई की ऑनलाइन उपस्थिति को बढ़ाने का अवसर देता है और इससे उत्पादों या सेवाओं की बाजारों तक पहुंच में मदद मिलती है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में देखा जाए कि इसका लक्ष्य डिजिटल एकाधिकार का अंकुश लगाने के लिए नवा अवसर पैदा करना होता है और एमएसएमई को उनकी व्यवसाय संचालन के लिए ई कॉमर्स का उपयोग करने में सक्षम बनाना और उनके डिजिटलीकरण में सहायता करना भी होता है। अब आता है उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन से जुड़ी चुनौतियों के बारे में जानते हैं कि इसमें आता है कि पहुंच में कि उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को तेज़ी से बदलाव होता है और इसमें अपनाने और उपयोग करने की लागत में काफ़ी अधिक होती है। यह विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों और वंचित क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को बढ़ा सकती है और 2021 में 49% भारतीय वयस्क पुरुषों की तुलना में 26% महिलाओं के पास स्मार्टफोन थे और इसमें लैंगिक असमानता का पता चलता है। अवसंरचना के संदर्भ में क्या 5G और AI प्रौद्योगिकियों तक पहुंच और निवेश का अभाव होता है और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को न्यायसंगत उपयोग में बाधा उत्पन्न कर सकती है, जिससे डिजिटल समावेशन में व्याप्त मौजूदा असमानताओं अधिक बढ़ जाती है। मोबाइल टावरों के फाइबराइजेशन की कमी के कारण इंटरनेट एक्सेस की गुणवत्ता में बाधा आती है और फाइबराइजेशन वस्तुतः ऑप्टिकल फाइबर केबल की सहायता से रेडियो टावरों को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया होती है।
वह नेता के संदर्भ में कि भारत में 2022 में इंटरनेट युक्त सबसे सस्ते स्मार्टफोन की कीमतों को लोगों को औसत मासिक आय में 35.91% के बराबर थी। सी में डिजिटल साक्षरता के संदर्भ में कि यह विकसित और विकासशील दोनों बाजारों में डिजिटल समावेशन के लिए प्रमुख बाधा है। साइबर हमले के संदर्भ में देखा जाए तो डिजिटल स्पेस का दुरुपयोग किया जा सकता है, जिसका ऑनलाइन लैंगिक हिंसा, स्टॉकिंग या पीछा करने या धमकाने या गलत सूचना फैलाना, फिशिंग या हेट स्पीच फैलाने वाले एक साधन के रूप में किया जाता है। यह उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के साथ जुड़ने और उपयोग करने और अपनाने में बाधाएं उत्पन्न करता है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख चुनौतियां हैं। अब आता है कि उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के डिजिटल समावेशन के लिए कुछ पहले स्टार्ट की गई हैं, जिसके अंतर्गत पहली पहल आती है कि डिजिटल कनेक्टिविटी के संदर्भ में कि यह यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड होता है, जो कि भारतीय टेलीग्राफिक अधिनियम 1885 के तहत स्थापित किया गया था और यह सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय और सबके लिए सुलभ दूरसंचार नेटवर्क तक किफायती पहुंच सहायता प्रदान करता है। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत इसके पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य देश के सभी ग्राम पंचायतों और गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग करके हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना है। फिर आता है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2019 के बारे में, जिसका उद्देश्य ब्रॉडबैंड कनेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करना और इसके अलावा पूरे देश में ऑप्टिकल फाइबर केबल और टावरों सहित डिजिटल संचार नेटवर्क की अवसंरचनाओं का डिजिटल फाइबर मानचित्र तैयार करना भी इसका उद्देश्य रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इसका विजन निम्नलिखित 3 प्रमुख क्षेत्रों के लिए केंद्रित है, जिसमें प्रत्येक नागरिक के लिए एक यूटिलिटी के रूप में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाई स्पीड इंटरनेट, सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्ध कराना, मांग आधारित शासन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। डिजिटल सेवाओं की वहनीयता के संदर्भ में कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 में यह स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है और इसके तहत 2025 तक 1 बिलियन मोबाइल हैंडसेट का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। अब आता है कि डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में देखा जाए तो इस योजना के तहत इंटीग्रेटेड सर्किट, चिपसेट आदि के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन के विकास और उसके इस्तेमाल के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान की जाती है और इस योजना में 5 वर्षों की अवधि के लिए होती है और इसके तहत वित्तीय प्रोत्साहन के साथ साथ डिजाइन संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है। डिजिटल साक्षरता के लिए यह प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के लिए इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें डिजिटल रूप में साक्षर बनाना है, जिसमें कंप्यूटर, डिजिटल एक्सेस डिवाइस जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन इत्यादि संचालित करने, ईमेल भेजने और प्राप्त करने आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। डिजिटल कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत यह उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में 1 करोड़ छात्रों को इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और रोजगार सहायता देने पर केंद्रित है और इसके लिए उन्हें कौशल पुनर्कौशल और कौशल अपग्रेडेशन की सुविधा दी जाती है। अब आगे की राह में देखा जाए तो इसके अंतर्गत आता है पहला कि नीतिगत हस्तक्षेप का होना। नीतिगत हस्तक्षेप के अंतर्गत देखते हैं कि इसमें व्यापक डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य होगा कि वह उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के कारण उत्पन्न होने वाली कमियों को दूर करने के लिए लक्षित नीतियां लागू करें। साथ ही डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों और समाज के सभी वंचित वर्गों को या सभी वर्गों का किफायती पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा। दूसरा आता है निवेश के संदर्भ में कि हाई स्पीड इंटरनेट संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त पोषण महत्वपूर्ण है। कर छूट के संदर्भ में इंटरनेट और स्मार्टफोन के उपयोग को हतोत्साहित करने वाले कुछ विशिष्ट करों जैसे आयात शुल्क और शुल्कों को कम करना आवश्यक है और हितधारकों के उपयोग के सहयोग में देखा जाए कि यह सरकार, दूरसंचार उद्योग, बहुराष्ट्रीय निगमों और गैर सरकारी संगठनों में नौकरशाही बाधाओं को दूर करने के लिए सहयोग करना चाहिए। साथ ही ऐसी रणनीति को विकसित करनी चाहिए जिससे व्यवसाय डिजिटल समावेशन और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को सुगमता से अपना सके। अब आता है कि डिजिटल समावेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के संदर्भ में कि इसमें पहला आता है स्मार्ट नेशन सिंगापुर प्रोग्राम के बारे में कि इसके तहत डिजिटल फर्स्ट सिंगापुर का विजन रखा गया है, जिसमें डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल सोसाइटी स्मार्ट सिंगापुर के 3 स्तंभों के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा स्वास्थ्य, परिवहन, शहरी जीवन, सहकारी सेवाओं और व्यवसायों में परिवर्तन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। एफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम के अंतर्गत इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि परिवार के लोग अपने कामकाज, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जरूरतों के लिए आवश्यक ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। संबंधित सुर्खियों के बारे में देखा जाए तो इसमें पहली आती है जनरेटिव एआई और नौकरियां, जिसमें आईएलओ ने जनरेटिव एआई और नौकरियों के संदर्भ में देखा जाए तो नौकरी की गुणवत्ता और मात्रा पर संभावित प्रभावों का वैश्विक विश्लेषण नामक शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया गया।
इस वर्किंग पेपर में जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा होती है जो कि एक डीप लर्निंग मॉडल होता है जो उस डेटा की उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट, इमेज या अन्य कंटेंट्स तैयार करने और जिन पर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए ओपन एआई का चैट जीटीपी, गूगल का बर्ड आदि होता है। यह जटिल भाषाओं की संरचनाओं को समझने के लिए एडवांस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करता है तथा एनएलपी एक मशीन लर्निंग तकनीक होती है जो कंप्यूटर्स को मानव की भाषा को व्याख्या करने, बदलाव करने और समझने की क्षमता प्रदान करता है। अब रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें तो जिसमें पहला आता है कि जीएआई में व्यवसायों के पूरी तरह से स्वचालित होने की बजाय रोजगार की वृद्धि होने की संभावना अधिक होती है। दूसरा आता है कि जीएआई को अपनाने के लिए विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम आय वाली अर्थव्यवस्था में नौकरियों पर तुलनात्मक रूप से कम खतरा होता है। प्रौद्योगिकियों को अपनाने में कुप्रबंधन की वजह लैंगिक दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं, इससे महिलाएं अधिक प्रभावित होती हैं। फिर आता है इसके संदर्भ में और पॉइंट आते हैं प्रमुख सिफारिशों में, जैसे नौकरी से वंचित होने की दशा में किसी अन्य पद पर नियुक्ति, प्रशिक्षण या प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ताओं को श्रमिकों के बीच वार्ता को बढ़ावा देना है। दूसरा आता है कि सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। नौकरी की गुणवत्ता में वृद्धि करने और प्रशिक्षण देने और आय समर्थन में ऑटोमेशन में लैंगिक प्रभाव कम करना। और इसके अंतर्गत नेक्स्ट आता है कि एआई को विनियमित करने वाले कानून बनाने चाहिए और जिससे श्रमिकों, नियोक्ताओं, सरकारों को शामिल करने वाले त्रिपक्षीय व्यवसाय को सक्रिय करने की जरूरत रहे। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। टॉपिक को फिनिश करने के साथ साथ हम इस लेक्चर को भी फिनिश करते हैं। यह हमारा इस लेक्चर के अंतर्गत मतलब जो इकोनॉमी का करंट अफेयर है इसके अंतर्गत यह हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमने ये टॉपिक देखे और बाकी के बचे टॉपिक को पार्ट सेकंड के अंतर्गत देखा जाएगा। और इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।